नमस्कार। ऐसे कल अपना गणतंत्र दिवस है और आज मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ ये 10वीं क्लास की एसएसटी सामाजिक विज्ञान, उसका रिवीजन करेंगे। और पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसे पढ़ाने से पहले थोड़ा हम अपने बारे में बात कर लें, फिर राष्ट्र के बारे में बात करेंगे कि राष्ट्र की परिकल्पना, जो देश की परिकल्पना है, वो आई कहाँ से। तो जैसे तो आप लोगों को पता है कल 26 जनवरी है और हमारा गणतंत्र दिवस। और ये वीडियो कोई ऐसा नहीं है कि 10th की क्लास के बच्चों के लिए, कोई भी देख सकता है ऐसा, पर हम 10th वालों के लिए ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। तो ऐसा समय था, एक समय ऐसा था कि यूरोप में राजा राज करते थे। और राजा कैसे, जैसा हम सब जानते हैं, राजा हमेशा निरंकुश ही होते हैं। निरंकुश राजा निरंकुश होते हैं। जब मन आए वो ऑर्डर पास कर दें, जब मन आए जिसको पीट दें, जब मन आए जैसा करें। राजा हमेशा कैसे करते थे, अपने हिसाब से जीते थे। तो जब राजा निरंकुश थे और उस समय पूरे यूरोप में, यूरोप की क्या, फिर तो हम विश्व की बात करें, पूरे यूरोप में कुलीन वर्ग का राज्य था। कुलीन वर्ग एक ऐसा वर्ग जिसके पास धन, संपत्ति, बल सब कुछ था। और इसके लेकिन जो सामान्य जनता थी, सामान्य जनता बेचारी, सामान्य जनता बहुत बुरी स्थिति में रह रही थी। दयनीय स्थिति थी इनका ग्राफ अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इनका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा था। न इनके पास कोई मूलभूत सुविधा थी, भूखे नंगे ऐसे रहते थे ये लोग बात। लेकिन अब कब तक दर्द सहेगा, समाज में एक दिन परिवर्तन तो आना ही है, जैसा हम जानते हैं। तो परिवर्तन की लहर कैसे आई, कभी कभी जीवन में कुछ छोटी सी चीज़ें परिवर्तन लाके रख देती हैं। जैसे कोई पेंटिंग, या फिर जैसे कोई सॉन्ग, गीत, या जैसे कोई निबंध, ऐसे, या किसी आदमी के विचार, ये चीजें छोटी छोटी परिवर्तन ला देती हैं। ऐसे ही क्या हुआ 1848 में। 1848 में नाम था फ्रेडरिक सारियू ने चार चित्रों की एक, मतलब उसने पेंटिंग बनाने की एक श्रृंखला बनाई 4 चित्रों की। तो उसमें एक जो चित्र था बहुत फेमस हुआ, उस चित्र में थी स्वतंत्रता की देवी की लोग पूजा कर रहे थे। और लोग पूजा नहीं कर रहे थे, देश पूजा कर रहे थे। देश के लोग पूजा कर रहे थे, अपने झंडे में या अपने कपड़े पहने हुए उनकी पहचान थी। और एक बात समझ रहे हो, स्वतंत्रता की देवी, उस समय भी स्वतंत्रता महिला ही मानी गई थी। और उस महिला की पूजा कर रहे थे सब लोग, ये देखने के लिए, मतलब ये करने के लिए कि वो स्वतंत्र हो और एक राष्ट्र हो। और ये निरंकुश राजाओं से पीछा छूटे। और पता है कैसी स्थापना हो, किस तरह की, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो और जनता के द्वारा चुने जाएं। जनता ही चुने अपने लोगों को। राजतंत्र की जगह पर अब लोकतंत्र की बात होने लगी थी। और ये लोकतंत्र ही डिसाइड कर रहा था। ये जब इस तरह की ललक जगने लगी, एक बात समझ लो, परिवर्तन आने में देर नहीं लगती। परिवर्तन तो होके रहता है, चाहे फिर तुम राजा हो चाहे कोई भी हो, निरंकुशता चलती नहीं है। और परिवर्तन या तो आप स्वीकार कर लो और नहीं तो आपको दर्द देगा। लेकिन ये राजा कहाँ सुनने वाले थे। और एक बात, जब राजा नहीं सुनने वाले थे तो जो परेशानी होने लगी, क्या हुआ, फिर आई जब इस चित्र ने बदल दी। और स्वतंत्रता की देवी के बाद एक थे, क्या नाम था उनका, अष्टरेनन ने क्या किया, अष्टरेनन ने राष्ट्र की परिभाषा दी। और इस आदमी ने राष्ट्र की वो परिभाषा नहीं दी, क्या एक भाषा या फिर एक तरह से रहने वाले, एक भाषा, एक विचार, एक संस्कृति, इस तरह से रहने वाले लोग एक क्षेत्र में रह रहे हैं, उसको राष्ट्र कहते हैं। इन्होंने इस तरह के राष्ट्र की परिकल्पना को अष्टरेनन ने पूरी तरह से नकार दिया। और इन्होंने कहा कि राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र होता है एक तरह से जिसमें लोगों को बलिदान दिया हो, लोगों के सैक्रिफाइस हो, लोगों ने उसे बनाने के लिए
हमेशा याद रखो, राष्ट्र मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, उसमें रहने वाले लोग और उनके द्वारा किए हुए कार्य हैं। तो जब राष्ट्र की परिभाषा दी, इन्होंने कहा कि जिन्होंने बलिदान दिए हैं, बलिदान, जो कष्ट सहे, उसके बाद सैक्रिफाइस के बाद जो एक राष्ट्र बनना है, उसको अष्टरेनी ने राष्ट्र की परिभाषा में परिभाषित किया। तो अब आज हम क्या कह सकते हैं कि राष्ट्र की परिभाषा, वो परिभाषा, राष्ट्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जहाँ के लोगों ने उसे बनाने के लिए एक साथ आकर उसे बढ़ाने की कोशिश की, उसे बनाने की कोशिश की। और अष्टरेनी जो जो किए हुए जो पहले के लोग थे, उनकी गाथाएं गाने लगे, ये कि उनकी जो स्वतंत्रता सेनानी थे या जो लोग थे, उनकी गाथाएं गाने लगे। ये सब बातें चली रही थी। वैसे ही एक देश था फ्रांस। फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस की ऐसी दयनीय स्थिति थी वहाँ की, और वहाँ के मतलब राजा तो इतना मज़े से जी रहा था, लेकिन वहाँ की जनता बड़ा बेचारी दर्द में रह रही थी। तो सन था उस समय 1789, 1789 के समय जनता राजा लुईस 14वां और उसकी रानी मेरी के साथ, रानी के जब साथ जाता था राजा, तो जनता पीछे पीछे जाती थी। और मैं आज इसी विचार के साथ आपको बताऊंगा कि जनता पीछे पीछे जाती थी, जनता उससे रोटी मांगती थी। तो पता है रानी मेरी क्या कहती थी कि अरे यार, रोटी नहीं है तो क्यों परेशान हो रहे हो, रोटी नहीं है तो क्यों परेशान हो रहे हो, केक खाओ ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? किस स्थिति तक निरंकुशता पहुंच गई थी कि अगर रोटी नहीं है तो केक खाओ, और केक खाने की बात कह रही थी। रानी को ये तक नहीं पता था जिनके पास रोटी के पैसे नहीं है वो केक कहाँ से खा लेंगे। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति हो गई। फ्रांस की क्रांति के बारे में कल बताएंगे और कल फिर शुरू करेंगे इसी अध्याय को आगे। धन्यवाद।